लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अंतर कलह शुरू हो गया है। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी के अंदर ही बागी सुर उठने लगे हैं। हार के बाद महागठबंधन कभी ईवीएम को दोषी बता रहा है तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब महागठबंधन की हार का ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ा जाने लगा है। महागठबंधन का कोई अन्य दल नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के ही नेता बिहार में हार के लिए अपनी ही पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनने पर पार्टी के बड़े नेता तारिक अनवर ने कांग्रेस को जिम्मेदार माना है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव तारिक अनवर ने ट्वीट करके कहा कि हमें सच को स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार से बिहार महरूम रह गया। कांग्रेस को इस विषय पर आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए कि उससे कहां चूक हुई। इसके साथ ही तारिक अनवर ने कांग्रेस से मुस्लिम वोटर्स की दूरी को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम की बिहार में एंट्री शुभ संकेत नहीं है। वहीं इधर दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दावेदार रहे ऋषि मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा खुद मिथिलांचल की राजनीति करते हैं, लेकिन वहां की 30 सीटों पर कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीती है। कुल मिलाकर के रार का दौर जारी है और हार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और यही स्थितियां अमूमन तमाम जो महागठबंधन के घटक दल है उनमें दिखाई देने लगी है। कोई आत्ममंथन की बात कर रहा है तो कोई आत्मचिंतन की बात कर रहा है। तारिक अनवर क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताते हैं। जिस तरह का परिणाम आया, जो महागठबंधन की दूसरी पार्टियां थी, चाहे वो आरजेडी हो, लेफ्ट हो, उनका परफॉर्मेंस हमसे कहीं बेहतर है। और यही बात हमने स्वीकार किया है कि अगर हमारा परफॉर्मेंस भी उन्हीं की तरह होता तो आज ये महागठबंधन की सरकार बिहार में होती। और लोग यही चाहते थे। बिहार की जनता एक तरह से अपना मन बना चुकी थी परिवर्तन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है। तारिक अनवर के इस बयान के बाद में कहीं ना कहीं लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और आत्ममंथन और आत्मचिंतन को लेकर के लगातार सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। एक दूसरे की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वही तारिक अनवर के इस बयान के बाद में लगातार प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। पीएल पूनिया और अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि जो हालात बिहार में हुई है, कांग्रेस पार्टी लगातार 15 सीटों पर 50, 100, 150 वोट से हारी है। हारी भी है और हराई भी गई है, जैसा कि वहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कलेक्टर वहाँ के किस तरह लगातार लोगों के साथ भेदभाव करके हारे हुए प्रत्याशियों को बुला बुला के सर्टिफिकेट बांटने का काम किए हैं। ये एक गंभीर विषय है, इस पर जांच होना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस के प्रदर्शन में कोई कमी नहीं रही है। और मुझे लगता है ओवैसी का जो दिन पर दिन दूसरे प्रदेशों में जाकर इस तरह के लोक लुभावने बातें करना, कहीं ना कहीं ये देश के लिए और खासकर राजनीति के लिए एक चिंता का विषय है। ओवैसी जी लगातार उन्हीं जगहों को टारगेट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जिस तरह का वो राजनीतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, यह देश की राजनीति के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो वास्तव में अच्छा नहीं रह पाया। पिछले 2015 के चुनाव में हम 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी और उसमें से 27 में जीत हासिल की थी। और अब की बार इस इलेक्शन में 2020 के इलेक्शन में 70 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े, 40 के मुकाबले 70 और 27 के मुकाबले हम केवल 19 सीट ही जीत पाए। और जो स्ट्राइक रेट 2015 में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का रहा, पार्टी का रहा, उस हिसाब से अगर रिपीट इसमें किए होते इस 2020 के चुनाव में, तो हमारी जीतने वाले एमएलएस की संख्या कांग्रेस के वो अधिक होती। और वो अधिक होने के उपरांत जाहिर है कि सरकार बनाने की स्थिति में हम आ जाते। तो तारिक अनवर जी ने जो बात कही है वो किसी भी तरह से मैं समझता हूँ गलत नहीं है।
पूनिया ने साफ तौर पर कहा कि तारिक अनवर ने जो बयान दिया है वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं माना जा सकता है और अब आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे कि हार का जिम्मेदार कौन और भविष्य की राजनीति महागठबंधन की बिहार में क्या कहती है। संदीप दुबे साहब नेता बीजेपी के तौर पर मेरे पैनल में शामिल हुए, साथ ही राहुल लाल साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पैनल में शामिल हुए हैं। तमाम मेहमान लगातार इस चर्चा में शामिल होते रहेंगे और हम आपको उनसे मुखातिब कराते रहेंगे। साथ ही सुबोध यादव साहब भी मेरे साथ पैनल में शामिल होने के लिए जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, बिहार के परिणाम आ चुके हैं। संदीप दुबे साहब, उस दिन भी मैंने बधाई आपको दी थी, कहीं ना कहीं उस समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संकेत और कुल मिलाकर के जिस तरीके से सीटों को लेकर के आप लगातार बढ़त बनाए हुए थे, एक शुभकामना आपको दे दी गई थी। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देते हैं बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर के। और क्या कुछ रणनीति रहेगी बिहार चुनाव को, माफ कीजिएगा, बिहार की अगली सरकार को लेकर के थोड़ा सा शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ रणनीति आगे? संदीप दुबे साहब, उस दिन भी जो विषय पे चर्चा कर रहे थे, विपक्ष के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। बिहार में जो पार्टी का नाम है वो नीतीश कुमार है। बिहार में काम अभी भी मैं बिहार में हूँ। बिहार में नीतीश जी को लेके लोगों के मन में एक है कि अगर नीतीश बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कोई दूसरा उनकी जगह नहीं ले सकता, इतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो जो मन में शक्ति है, विश्वास है नीतीश जी को लेके, उसका प्रतिफल आज एनडीए जो है जीती है। केंद्र सरकार की योजनाएं भी काफी कारगर रही है, क्योंकि नीतीश जी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पे पहुंचाया है। गरीबों की गरीबी दूर हुई है बिहार के अंदर, तो सुधार करने की आवश्यकता है। सरकारों ने अंतिम लोगों तक योजनाएं पहुंचाई है, ये भी स्वीकार करने की जरूरत है। गांव गांव में सड़क बने हुए हैं, ये भी स्वीकार करने की जरूरत है। बिजली यहाँ 20 से 24 घंटे के बीच रहती है, ये भी स्वीकार करने की जरूरत है। तो बदलाव, लोहिया जी भी बोले कि बदलाव हुई, लेकिन धीरे धीरे हुई, लेकिन धीरे से उससे भी तेज गति में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में बदलाव हुआ है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, विपक्ष ने रोजगार का एक विषय उठाया और रोजगार के विषय पे नो डाउट युवाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आवाज भी बुलंद करी। हम ये नहीं कहेंगे विपक्ष का ये इशू जो था, मुद्दा था, खराब था, लेकिन जब नीतीश जी ने इस विषय पे बोला कि रोजगार भी वो स्वयं सृजन करेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाई हुई है, तो विपक्ष के नेताओं पे बिहार की जनता ने भरोसा नहीं किया, नीतीश जी पे भरोसा किया। और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अब बिहार को कैसे, बिहार में तो छोटा भाई बड़ा भाई हो गया, बड़ा भाई छोटा भाई हो गया। नीतीश जी को लेकर के, नीतीश जी के मैंडेट को लेकर के तो सवाल खड़े हो रहे हैं सर। नीतीश जी के सुशासन को लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आई है, कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की सीटें आनी चाहिए थी। वो राकेश जी, सुशासन बाबू की भी सीटें कम नहीं आई हैं। हम परिवार की तरह लड़े हैं, एक साथ लड़े, इसलिए जीत के आए हैं। हमें नहीं, मैं मान सकता हूं आपका गठबंधन एक है, परिवार की तरह लड़े हैं। मेरा वो विषय नहीं है, मेरा विषय वो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस रही है, महत्वपूर्ण रही है जिस तरीके से बिहार जैसे स्टेट में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस बात का सेहरा आप नीतीश कुमार जी के सिर पर बांधना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं उनके सुशासन पर, तो 15 साल के उस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं सीटें कम हुई है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का है काम है कहना। राजनीति में तो लोग कहेंगे, कुछ ना कुछ तो उनको कहने का मौका चाहिए, मिलेगा तो भी कहेंगे, नहीं मौका मिलेगा तब भी कहेंगे। तो विपक्ष तो ये काम करती रहती है। विपक्ष तो मोदी जी को गाली देती है, तो क्या करें हम लोग, गाली भी सुनते हैं फिर भी उनका जवाब देते हैं। तो विपक्ष का काम है, विपक्ष से तो बहुत बड़ी जो भी चूक हुई हो वो स्वयं अपना मूल्यांकन विपक्ष नहीं कर रही। अगर भारत की राजनीति में विपक्ष अपना मूल्यांकन करे तो और बेहतर ढंग से सत्ता पक्ष को प्रतिस्पर्धा दे पाए, लेकिन मूल्यांकन उनका अपने को लेके नहीं है और जनता के बीच उनकी पकड़ ढीली हो गई, उसको उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है आज की डेट में, क्योंकि वो मोदी जी को गाली देके चुनाव जीतना चाहते हैं और जनता जो है मोदी जी के खिलाफ गाली जो भी देता है उसके खिलाफ गुस्से में। आप जमीनी स्तर पे आइए, नीचे आइए, तो आपको पता चलेगा कि लोग कितना प्रेम करते हैं प्रधानमंत्री से आज इस देश में। तो हम लोग को सोचने की जरूरत है कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग मिलकर अपने देश के लिए अच्छा सोचें। विश्लेषण यही बता रहा है, विश्लेषण यही बता रहा है शायद पीएम मोदी की रैलियां नहीं होती तो शायद एनडीए की बार सत्ता से बाहर हो सकता था। ठीक है, सुबोध यादव साहब आपके पास आना चाहेंगे। कुल मिलाकर के आरजेडी की सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात यह रही कि तेजस्वी यादव के रूप में बिहार को एक नया चेहरा मिला है और एकमात्र वो युवा चेहरा जिसने कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए जो संघर्ष इन बिहार विधानसभा चुनाव में किया, अपने आप में महत्वपूर्ण और बहुत उम्दा माना जा सकता है आरजेडी का प्रदर्शन। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने तमाम जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर के बिहार के रण को काफी रोचक बना दिया और जो एक तरफा मुकाबला माना जा रहा था, अंतिम क्षणों तक
तमाम देश के लोग जो कहीं ना कहीं केवल बिहार को एक प्रकार से उस निगाह से नहीं देख पाते थे, अब की बार तेजस्वी यादव का राजनीतिक चेहरा जो देखने को मिला, उनकी निगाहें टीवी पर एक टकटकी लगाए हुए देखते रहे कि बिहार में क्या कुछ हो सकता है। आरजेडी के लिहाज से जानना चाहूंगा सर, अब आगे की रणनीति क्या? अभी तक तो सरकार को लेकर के चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं क्योंकि एनडीए सत्ता में वापसी कर चुका है, सरकार के पास, एनडीए के पास न्योता आने वाला है। आप किस तरीके से आगे की भविष्य की राजनीति देख पा रहे हैं सर? सुबोध यादव साहब। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव जी ने जो साफ छोड़ी है, मैं समझता हूं कि थोड़े अंतर से हम लोग पीछे रहे, लेकिन हम लोगों का मानना है, हमारा मानना है कि लास्ट राउंड जो चल रहा था उसमें लगभग 10 सीटें ऐसी थी जो चुनाव हम लोग जहाँ जीत रहे थे और वहाँ जानबूझकर लोकतंत्र का अपहरण किया गया प्रशासनिक लोगों द्वारा। एनडीए के जो हमारे नेता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अन्य जो उनके लोग हैं, उन लोगों ने कहीं न कहीं से लोकतंत्र का अपहरण किया है और लास्ट जो राउंड चला उसमें 10 सीट पर हम आगे चल रहे थे, जहाँ 100, कहीं हम 12 वोट से आ रहे हैं, कहीं 200 वोट से आ रहे हैं, कहीं 400 वोट से आ रहे हैं, तो सरकार हमारी बननी तय थी। लेकिन लोकतंत्र का अपहरण करके लोगों ने पुनः सत्ता में आने का काम किया इन लोगों ने और बोल रहे हैं कि एनडीए को गठबंधन मिला। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जो जनादेश आया है हम उसका स्वागत करते हैं। अब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो छाप बिहार की धरती पर छोड़ी है, यहाँ लड़ाई हमारी नीतीश जी से नहीं थी। हमारे नेता ने बोला था, तेजस्वी जी ने कहा था कि हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी लड़ाई थी, नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई थी। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था और एक तरफ तेजस्वी जी का चेहरा था। लेकिन लोगों ने जितने उत्साह में थे लोग, यहाँ बेरोजगारी का मामला है, पलायन का मामला है, किसानों की समस्या है, आज युवा वर्ग भटक रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। यदि विश्वास किया होता तो आज 125 सीट एनडीए के पास है। नहीं, लेकिन विश्लेषण तो स्पष्ट कर रहा है सर, नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही हवा बदली है। नरेंद्र मोदी के पूरी तरीके से चुनावी रैलियों में आने के बाद ही आपका तो कहीं ना कहीं विश्लेषण में जिक्र यहां तक भी आ रहा है, अगर कांग्रेस पूरी तरह से साथ दे पाती, कांग्रेस को जितनी सीटें आपने दी, अगर उस लिहाज से कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता तो कहीं ना कहीं आज राजद सत्ता में होता, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की सीट पर होते। चलिए, राजनीति में सब लोग जब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कोई भाई कोई छोटा होता है, कोई भाई बड़ा होता है, मिलजुल के चुनाव लड़ते हैं। महागठबंधन मिलजुल कर चुनाव लड़ा है, हम लोग लड़े हैं और कहीं कुछ न कुछ कमी हुई होगी, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को कि नहीं कमी हुई होगी, लेकिन उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और जहाँ कमी रह गई आगे हम लोग उसको दूर करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन हम लोग सब लोग मिलकर चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ थी, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे जो साथ थे जो भी पार्टियां थी, हम लोगों ने चुनाव लड़ा। लेकिन कमी दूसरी हुई होगी उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं बहुत, लेकिन बिहार की जनता ने तेजस्वी जी पर विश्वास किया है। अगर विश्वास नहीं करते तो शायद 110 सीट क्या, मैं तो समझता हूँ कि ज्यादा सीट आती हम लोगों को, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई है और आगे वाला भविष्य, हम लोग हार मानने वाले लोग नहीं है। अभी आप देखिए आगे आगे क्या होता है। सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ करेंगे सर, सरकार बनाने के लिए क्या जोड़ तोड़ करेगी आरजेडी? कहीं ना कहीं वीआईपी और हम कुल मिलाकर के मीडिया के हलकों में एक खबर है कि वीआईपी और हम जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं एनडीए के गठबंधन में हैं। सूचना ये भी आ रही है कि आरजेडी दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग ऐसा कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। जनादेश का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में जो आपने एक बात कही कि आप जोर शोर की राजनीति करेंगे क्या, तो हिंदुस्तान की राजनीति में हर लोग सत्ता में आने के लिए हम लोग से ज्यादा दिवस वो लोग हैं। आप नीतीश बाबू को देख लीजिए, पिछले 2015 में महागठबंधन से हम लोगों को बहुमत मिला था, पलटी मार के वो बीजेपी में चले गए। पुनः वो आज अभी जो मुझे शंका लग रहा है, पता नहीं मैं क्या ये उनके एक बड़े नेता है, उनकी बात में सुन रहा था, तो कहीं न कहीं बाद में विरोधाभास आ रहा था कि जैसे कल जदयू के साथियों ने मीटिंग की, लेकिन उन्होंने यह बताने से इनकार किया कि हमारे मीटिंग में क्या हुआ। लोग बोल रहे थे, उनके मंत्री पूर्व संजय झा जी बोल रहे थे, कई लोग बोल रहे थे कि हम लोग ऐसे ही मिलने गए थे नीतीश बाबू से। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं नीतीश जी भी असंतुष्ट है और बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को सबक सिखाने का काम किया है। एक तरफ लोजपा को खड़ा करके उन्होंने जदयू को डैमेज करने का काम किया है। इस पर मैं तो कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पर बयान आना चाहिए कि लोजपा के विरोध में जदयू
बिहार में आए, उनकी 3 सभाएं हुई, 3 दिन उन्होंने सभा किया कई कई जगहों पर जो है, लेकिन कहीं भी सभा में उन्होंने ठीक है, कोई ना राजनीतिक संभावनाओं का खेल होती। सुबोध यादव साहब राजनीतिक संभावनाओं का खेल होती थी, वरना किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना एक साथ मिलकर के सरकार बना लेगी। चलिए, चंद्रमोहन शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस लीडर के तौर पर, राहुल लाल साहब लगातार बने हुए हैं, वही वरिष्ठ नेता जेडीयू एसएस अहमद साहब जो लगातार मेरे पैनल में शामिल होते रहे। आप तीनों मेहमानों का भी एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा लगातार जारी है। राहुल लाल साहब आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले चंद्रमोहन शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। चंद्रमोहन जी, तारिक अनवर ने सवाल खड़े कर दिए सर कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर के, और ये कहा है कि आत्ममंथन और विश्लेषण की जरूरत है। बिहार में जो कुछ भी हुआ, कहीं न कहीं आलाकमान को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि चुनाव हारे तो क्यों हारे, क्योंकि ये स्थितियां है जिस स्थिति को लेकर के लगातार कांग्रेस की केंद्रीय टीम मंथन करती रही है, क्योंकि जनाधार कम क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी चिंता उन्होंने जाहिर की है कि बिहार में AIMIM की एंट्री शुभ संकेत नहीं है। किस तरीके से देख पा रहे हैं सर चंद्रमोहन शर्मा साहब? देखिए राकेश जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि महागठबंधन ने चुनाव अच्छे ढंग से नहीं रखा। बिल्कुल महागठबंधन का चुनाव उस तरह से चुनाव था जिस तरह से अभिमन्यु ने महाभारत के अंदर बड़े योद्धा की तरह युद्ध लड़ा, और उसके बाद बहुत सारे योद्धाओं के सामने हारने के बाद भी वो इतिहास के अंदर आज तक जीता चलाया। उसी तरह से महागठबंधन में एक 31 साल का युवा नेता तेजस्वी यादव, जिसने मजबूर कर दिया 15 साल के उस चीफ मिनिस्टर को ये कहने के लिए कि अंत भला और सबका भला, और माननीय प्रधानमंत्री जो मन की बात करते थे वो मन की बात करते करते खत और इमोशनल कार्ड पर खेलने आ गए। यानी अपने आप में डिक्लेयर है कि एक महाभारत के वो पात्र जो एक नए कैरेक्टर को नए मुद्दों के साथ बिहार की जनता के लिए अग्रसर होना चाहते थे, उन्होंने उसके ऊपर प्रतिघात किया। उन शस्त्रों और अस्त्रों का, जिन अस्त्र और शस्त्रों को वो निरंतर 15 सालों से संदीप जी आऊंगा संदीप जी आऊंगा मैं लौटूंगा प्लीज। जिसका कारण कहीं बिहार की जनता लास्ट बोर्ड के ऊपर किस फिगर के ऊपर चेंज हुई, ये मंथन करने योग्य है। लेकिन अगर आप इस बात को देखेंगे, और भी पैनल में लोग बैठे इस बात को मानेंगे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व के अंदर सारे गठबंधन ने एक ऐसा चुनाव लड़ा जो चुनाव इतिहास में दर्ज रहेगा। लेकिन साहब मैं तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं चंद्रमोहन जी। केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे, बिहार के प्रभारियों पर सवाल खड़े होने लगे, अविनाश पांडे समेत तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं केंद्रीय टीम के इर्द गिर्द रहते हैं, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाती है। राजस्थान के अखबारों ने तो यहां तक लिखा कि जो लोग बिहार में हार के जिम्मेदार हैं वो खुद राजस्थान में परफॉर्मेंस अच्छी देकर के नहीं गए हैं और उन्हें बिहार की जिम्मेदारी सौंप दी गई। चलिए ठीक है, राहुल लाल साहब, एस अहमद साहब आपके पास आऊंगा। उससे पहले राहुल लाल साहब, तमाम पैनलिस्ट की बातें आपने सुनी होगी, महत्वपूर्ण विषय यही है हार का जिम्मेदार कौन और हार पर रार क्यों। सबसे बड़ी बात है राहुल लाल साहब, क्या वाकई में जो विश्लेषण निकल करके आ रहा है, नीतीश कुमार को वाकई में मैंडेट मिला है? जिस तरीके से सीटें उनकी आई है, बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बिहार में स्टेब्लिश हो चुकी है, क्या वाकई में ये पूरी तैयारी के साथ में किया गया है कि बंगाल को लेकर के बीजेपी का अब हौसला बुलंद हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में अगर पैर जमाने हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी की जड़ें काटने जरूरी है? किस तरीके से देख पा रहे हैं राहुल लाल साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं संदीप दुबे जी को बधाई दूंगा कि उनकी पार्टी सरकार बना रही है। सुबोध जी को भी मैं बधाई दूंगा कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बिहार में खड़े हुए हैं। अब जो आपका सवाल है राकेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका, कि अगर यहाँ पे जो पूरी स्थिति देखते हैं, जो बड़ा भाई और छोटा भाई बनने की स्थिति है वो बीजेपी के द्वारा किया गया है। एलजेपी बिहार एनडीए के गठबंधन में शामिल नहीं थी, लेकिन वो केंद्रीय जो एनडीए है उसमें वो शामिल थी। तो फिर तमाम नेता जो है उनको डांटते रहे, लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ कि जिस नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया उसके ऊपर अगर सबसे ज्यादा कठोर हमले किसी के तरफ से हुए तो एलजेपी की तरफ से हुआ। अगर हम लोग देखते हैं कि इनके प्रयास, जो तेजस्वी यादव के भाषण देखिए उसमें भी वो काफी शालीनता से मुख्यमंत्री के ऊपर जो है कि वो आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखते हैं, लेकिन जो एलजेपी की तरफ से जो हमले हो रहे थे वो काफी व्यक्तिगत किस्म के हमले हो रहे थे। वो ये कह रहे थे कि वो जेल भेज दिया जाएगा तो अगर वो सत्ता में आएंगे, तो ये तमाम तरह की चीजें हुई। तो इसमें ये जरूर हुआ कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने आप का विस्तार किया और जदयू को सीमित किया। जदयू जो आज 43 पे बनी हुई है, आप यकीन मानिए कि अगर एलजेपी फैक्टर नहीं होता तो जदयू इतना ज्यादा सिमटता नहीं। तो जो आपका सवाल है कि चूंकि अगला इलेक्शन पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को बीजेपी काफी एग्रेसिव ढंग से ले रही है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि किस तरह से
जो गृह मंत्री हैं वो काफी ज्यादा जो है कि वहां पे मेहनत कर रहे थे। अभी से भी जो है कि बिहार के चुनाव में अमित शाह उतना नजर नहीं आया, लेकिन अभी भी वो पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा जो है कि वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में मजबूत ढंग से अपनी उपस्थिति वहां से फिर से शुरुआत करें, यहाँ से बिहार से एनर्जी लेके। क्या थर्ड फ्रंट को वाकई में महागठबंधन ने गंभीरता से नहीं लिया? असदुद्दीन ओवैसी कुल मिलाकर के जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है, मुस्लिम यादव समीकरण जो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने दिया था, और वो समीकरण मुस्लिम 17% मुस्लिम जो अलग अलग हिस्सों में बटा, क्या वाकई में वो AIMIM की वजह से गिरा? क्योंकि तारिक अनवर ने एक जिक्र किया है कि AIMIM की बिहार में एंट्री शुभ संकेत नहीं है। इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं आप सब? देखिए, ये सही है कि ओवैसी को जिस तरह से गंभीरता से महागठबंधन के लोगों को लेना चाहिए, इन लोगों को लगा कि इसके पूर्व में भी ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ते रहे और वैसा कोई विशेष नुकसान या कोई विशेष पैठ वो बिहार में नहीं बना पाए थे। तो जो एक तरह से वहां पे उन्होंने सीमांचल में देखिए 5 सीटें उन्होंने जीती हैं, वो सारे के सारे वो 5 सीटें जो वो जीती वो भी महागठबंधन को मिलता, और बाकी कम से कम उसके अतिरिक्त भी आप अगर जोड़ के देखें तो कम से कम 1 दर्जन सीटें और हैं जहां पे उन्होंने महागठबंधन के गणित को बिगाड़ा है। तो वो 11 उधर जोड़ लीजिए और 5 ये, तो कम से कम 16-17 सीटें तो दिख रही हैं, सीधे सीधे दिख रही हैं, जहां पे कि ओवैसी का फैक्टर ने नुकसान पहुंचाने की स्थिति में रही है। क्योंकि देखिए मुकाबला काफी कांटे का मुकाबला था, ये कोई एक पक्षी मुकाबला नहीं था। हम लोग आप देख रहे हैं कहीं पे 52 वोट, कहीं पे 200, 500, 1000 वोट, 1500 वोट, इतने में जो है कि पूरा परिणाम सब जो है कि निकला है यहाँ पे। वैसे में अगर कोई आपका इस चुनाव में वोट कटवा को आप बहुत गंभीरता से सबों को लेना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें तो इसका प्रभाव पड़ा है, उस मामले में महागठबंधन की ये कमी रही, पहली चीज। दूसरी चीज की देखिए शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जीत बचा के ज्यादा सीटें ले। पिछले बार कांग्रेस ने 40 में से 27 सीटें जीती, इस बार कांग्रेस ने बिल्कुल 70 सीटें ली। जबकि हम लोग बार बार हम लोग कह रहे थे कि जो CPI-ML है, CPI-ML ने 19 सीटें ली और 12 सीटें जो है कि वो जीती भी। शुरुआत से बहुत सारे लोग सलाह दे भी रहे थे कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में CPI-ML को और ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। इससे चूंकि उनका ऐसे भी आप स्ट्राइक रेट देखिए तो काफी बेहतर रहा है उनका स्ट्राइक रेट, तो उनके सीटों को कम किया गया। ये सब कुछ रणनीतिक गड़बड़ियां रही हैं। लेकिन सबसे जो 2-3 चीजें और मैं कहूंगा कि जो कांग्रेस को लेके, कांग्रेस ने टिकटों का आवंटन भी सही ढंग से नहीं किया है गठबंधन में। जो उनके कुछ नेता जो क्षेत्र यहाँ पे वो लोग आए, तो इन सब मामलों के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश ऋषि मिश्रा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दावेदार थे, और वहां पर उस समय उनकी सीट को लेकर के बवाल भी खड़ा हुआ था, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वो खुद अपने यहाँ से चुनाव नहीं जितवा सके, मिथिलांचल की राजनीति करते हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है, ये घटनाएं घट रही है। देखिए जो पूरा बिहार का चुनाव हुआ, हमें इसमें महाराष्ट्र याद आ रहा है। आपको महाराष्ट्र का याद होगा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन कैंपेन में किस तरह से शरद पवार काफी गंभीरता से लड़ाई लड़ रहे थे। वर्षा पानी में भीगते हुए हम लोगों ने उनको चुनाव प्रचार करते हुए देखा था। लेकिन वही गति दिशा जो है कि वहां पे कांग्रेस की नजर नहीं आई थी, नहीं तो वहां पे भी कांग्रेस और जो उनकी सीटें बढ़ती। तो अब एक तरह से कहीं ना कहीं देखिए इलेक्शन की रणनीति बदली है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इलेक्शन के जो मैनेजमेंट है उसके परिभाषाओं को बदल दिया है। उस रूप में कांग्रेस को भी बदलाव करना पड़ेगा। आत्म मूल्यांकन के लिए उनको ज्यादा समय भी नहीं है, नहीं तो फिर एक एक करके इसके नुकसान होते चले जा रहे हैं। चलिए, बदलाव करने की आवश्यकता है, काफी आत्म मंथन करने की जरूरत है। चूक कहां रह गई? एस अहमद साहब जुड़े हैं। एस अहमद साहब, न्यूज इंडिया पर स्वागत है एक बार फिर से, और सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा, लेकिन साथ ही सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगातार पैनल में आप शामिल होते रहे, 15 सालों के सुशासन का जिक्र आप लगातार करते रहे, उन तमाम मुद्दों पर अपनी पीठ भी थपथपाते रहे कि कोरोना महामारी का दौर हो, रोजगारी का मामला हो, या तमाम विषय हो बिहार से जुड़े हुए, उन पर सुशासन बाबू ने बेहतरीन काम किया है। लेकिन सर, बड़ा भाई छोटा भाई हो गया और छोटा भाई बड़ा भाई हो गया सीटों के आकलन के लिहाज से। ऐसे मत साहब। बड़ा भाई छोटा भाई या छोटा भाई बड़ा भाई ऐसी कोई बात नहीं होती है। जब चुनाव हम लोग किसी गठबंधन के साथ लड़ते हैं तो गठबंधन चुनाव लड़ता है और गठबंधन की जीत के ही इसको देखा जाता है। एनडीए एक परिवार के रूप में लड़ा, इसमें 4 पार्टियां लड़ी, वीआईपी पार्टी, हम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। इसमें किसी न किसी पार्टी को तो ज्यादा सीट मिलेगी ही, और ये हमारा ये नहीं है। हमारा एक था कि भाई किसी तरह से सामने जो जंगल राज के नए मसीहा के हैं, युवराज हैं, इन लोगों को हम लोगों को रोकना है।
क्योंकि बिहार की जनता अगर फिर से जंगल राज की तरफ चली जाएगी तो बिहार में जो काम हुए हैं फिर बिहार एक बार पिछड़ जाएगा। इसके लिए हम लोग, हमारे नेता सारे लोग लगे हुए थे कि बिहार को जो विकास के रास्ते पर नीतीश जी चलाया है, आज जो महिलाओं बिहार के लिए नीतीश कुमार जी के लिए जो उन्होंने वोट दिया, जो युवाओं ने वोट दिया, इस चीज को आगे बढ़ाना, जो विश्वास आपको दिखा वोट में, कम ही सीट से हम लोग जीते। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र तो जरूर हुए, राजनीति है तो राजनीति में षड्यंत्र होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जनता ने हमको विश्वास दिया है, हमको जनादेश दिया है, और जनादेश के लिए हम बिहार की जनता को, बिहार की सम्मानित जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी टीम को, राकेश जी, आप लोग बराबर रहे, बिहार की राजनीति पर निष्पक्ष आप लोग डिबेट कराते रहे, इसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक समस्या है आप लोग को, ये तो विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। अब उनको 5 साल है मंथन करने के लिए और समीक्षा करने के लिए, तो इस तरह की बात वो फैलाएंगे कि ये बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, इनका ये भूमिका रहेगा, इनका ये भूमिका रहेगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए बिहार छोटा पड़ने लगा है। अब देखिए, वही हम कहे कि उनके पास तो 5 साल पूरा समय है, अब कुछ ना कुछ तो बयानबाजी करते रहेंगे ना। वो अपना देखें कि उनकी क्या स्थिति है। उनके युवराज यहाँ रहेंगे, नानी घर जाएंगे, यहाँ वाले युवराज यहाँ रहेंगे, दिल्ली घूमने जाएंगे, 2 महीना 3 महीना घूम करके आएंगे, फिर समीक्षा करेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और हम पर भी कुछ ना कुछ बीच में अपना काम करेंगे। अपना काम तो ये लोग समय पर करते नहीं है। 50 साल से ऊपर कांग्रेस ने राज किया और उस राज में बिहार को उन्होंने बिहारू राज बना दिया, मारू राज, जिसका कि कुछ नहीं हो सकता ऐसा राज बना दिया। एलजेपी को दोषी मानते हैं, एलजेपी को दोषी मानते हैं आपकी सीटें कमाने को लेकर? एक नकारात्मक राजनीति को हम दोषी मानते हैं। दोषी हम किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन देखिए नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। हम काम कर रहे हैं, हम काम करके आगे आएंगे। किसी को ये कह करके उसको हराने के लिए आए हैं, ये एक बहुत बुरी चीज है। लोकतंत्र में, हमारी जमहूरियत में इससे काला अध्याय नहीं होगा जो ये अध्याय इन्होंने लिखा है। हमारे रामविलास जी की आत्मा रोती होगी, ऐसा कभी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। एक नकारात्मक राजनीति के लिए जाने जाएंगे, किसी को रोकने के लिए, किसी को हराने के लिए, जनता को गुमराह करके और अब खुद भी मिट जाने के लिए आए। ठीक है, ठीक है। लौटेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। संदीप दुबे साहब, सुबोध यादव साहब, चंद्रमोहन शर्मा साहब, राहुल लाल साहब और एस अहमद साहब, आप लगातार बने रहिएगा। महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण सवाल अभी तक बाकी है, लौट करके पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अब बिहार की राजनीति में क्या, हार पर रार क्यों और महागठबंधन को आत्ममंथन की जरूरत क्यों। इन तमाम विषयों पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हार पर रार क्यों और अब ये राजनीति का बवाल क्यों। तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं। संदीप दुबे साहब नेता बीजेपी के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा साहब नेता कांग्रेस के तौर पर, राहुल लाल साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, सुबोध यादव नेता आरजेडी के तौर पर हमारे साथ जुड़े और एस अहमद साहब जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ लगातार पैनल में शामिल होते रहे। आप तमाम मेहमानों का एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी तकनीकी कारणों से, प्लीज कंटिन्यू, कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए, जब हार का कोई भी चीज होती है उसमें जीत और हार होना राकेश भाई स्वाभाविक होते हैं, कोई भी हार, लेकिन ये जरूर देखा जाता है कि वो हार किस तरह से हुई है। तो आज बिहार का इलेक्शन एक कांटे का इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर सभी सहयोगियों ने उस इलेक्शन को बहुत दमखम के साथ लड़ा है। हाँ, हम अपने लिए अपनी जिम्मेवारी पे मानते हैं कि कहीं कोई चूक रही है, कोई ऐसा मुद्दा है जिसको हम अपनी सीटों पे कवर नहीं कर पाए, तो वो एक विषय है। उस विषय के लिए अगर तारिक जी ने बात बोली है तो एक पार्टी के अंदर कोरम में बैठ के वो बात होगी, उन्होंने उसी विषय को ट्वीट के जरिए अपनी बात को रखा है। लेकिन अगर उस विषय पे हम आए कि महागठबंधन ने यूपीए को चुनौती कैसे दी, तो वो चुनौती भरपूर चुनौती थी। इसी कारण आप देखिए कि इलेक्शन की काउंटिंग के साथ साथ रिजल्ट भी कम मार्जिन पे आता रहा और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लग गया कि वो सीटों के अंदर जीत किसी और को डिक्लेयर हुई, फिर बाद में किसी और के पास आई। वो विषय पे अब मैं नहीं क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि फिर बात आएगी कि आप इस विषय पे वैसे करते हैं। तो कांटे का टक्कर होने के कारण बहुत
कम मार्जिन के ऊपर सीटों का डिक्लेरेशन हुआ। तो इसके अंदर नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव का बिहार की जनता ने बहुत लाड और प्यार के साथ एक बड़ा कद बना के बिहार की नेता के रूप में सामने रखा है। भले ही चीफ मिनिस्टर अब कोई बने, ये वक्त आएगा पता चलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव भी बिहार की एक बहुत बड़ी उम्मीद है यानी भी नेता रुकना है। आपको उम्मीद है यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा अभी? और देखिए, ये तो अभी जो चीज अध्याय खुलेंगे आगे सामने आएगा। अभी दिन से रात से दिन के बाद ही बात होगी, जब क्लियर हो जाएगा तब चीफ मिनिस्टर बनेगा। सुबोध यादव साहब से मैंने सवाल किया था, मुस्कुराहट आ जाती है उनके पास, उनके मुस्कुराहट आ जाती है जैसे भविष्य के सीएम को लेकर के भी नाम स्पष्ट नहीं है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, यानी कि जोड़ तोड़ अभी तक हो सकता है, संभावनाएं बनी हुई है। सुबोध यादव साहब। जी जी यादव साहब, हम लोग जो अभी बिहार की राजनीति देख रहे हैं, जदयू के लोग जो है चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। और जदयू को लोग को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने कहीं न कहीं मुझे छलने का काम किया, इसका आभास है जदयू के साथियों को है, मुझे लग रहा है। और हम लोग तो जनता के बीच गए थे, जनता का जो जनादेश है स्वीकार है, और लेकिन हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि नीतीश जी के साथ जिस ढंग से उनके साथ खेल खेला गया है, लगता है कि उन लोग इस पर विचार कर रहे हैं, और अभी आगे आगे देखिए क्या होता है राजनीति। लेकिन एस अहमद साहब तो साफ तौर पर कह रहे हैं, एस अहमद साहब तो साफ तौर पर कह रहे हैं विपक्ष के पास में कोई काम नहीं बचा है, 5 साल तक इसी प्रकार का झूठ फैलाते रहेंगे। नहीं, झूठ हम लोग नहीं फैला, हम लोग तो हकीकत बोल रहे हैं। तो दिखाई दे रहा है कि 43 सीट पर जदयू सिमट गई और 74 सीट बीजेपी को आया, इसके पीछे कौन है? और साथी हमारे बोल रहे थे कि लोजपा ने पहले किया, तो आज भी चिराग पासवान जी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ, सीना चिरोगे तो नरेंद्र मोदी जी दिखाई देंगे। आखिर इसके पीछे कौन है? और बीजेपी के लोग इस पर जो है अंदर अंदर काफी खुश है कि नहीं, हमने तो चाह नीतीश जी को कर दिया, इसलिए इन लोग गफलत में नहीं रहे। राजनीति में आगे आगे मैं बार बार कर रहा हूँ, अभी आगे बहुत लंबा समय है, आगे आगे क्या होगा। और हमें तो पूर्ण विश्वास है कि इनका जो गठबंधन या बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, एनडीए का गठबंधन, ठीक है, बहुत कम समय में यह छिन्न भिन्न हो जाएगा। और वह बिहार की जनता क्या पूरे देश की जनता देखेगी, क्योंकि बिहार की जनता ने सही पूछिए तो नीतीश जी को नकार दिया था। नीतीश जी कहीं नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं एन केन पराक्रमी लोग 125 सीटें इन्होंने लेने का काम किया है, आया है कुछ उन लोगों को। लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जनता के मन में कहीं न कहीं जो उमंग होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जनता को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम लोग तो चाहते थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, युवा सरकार है बिहार में, युवा इसका नेतृत्व करे। और निश्चित रूप से लोगों को विश्वास था यदि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो तेजस्वी जी जो वादा किया उसको निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे माननीय है, उन्होंने जो भी वादा किया, बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने जो भी वादा किया, उसको कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं देता हुआ। हमारे साथी बोल रहे थे कि बिहार में 15 साल में विकास हुआ, क्या विकास हुआ? शिक्षा का बुरा हाल, स्वास्थ्य का बुरा हाल, सड़कें आप जाकर देखिए, जर्जर गाँव घूमिए, गाँव में जाकर घुस कर देखिए सड़कों की क्या स्थिति है। बलात्कार, लूट, हत्या, चोरी, डकैती, इसकी घटना बढ़ रही है। तो सभी जगह बुरा हाल है। नीतीश जी का कहीं कोई काम नहीं है, केवल 15 साल में यह टपोटंकी सरकार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, कहीं भी लोगों को नौकरी नहीं। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में लोग, जनता को पूर्ण विश्वास था कि तेजस्वी जी नया युवा लड़का है, यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होता। किसानों की आप समस्या को देख लीजिए, केवल ये लोग बोलते हैं लेकिन धरातल पर इनका कहीं कुछ नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, काले धन वापस आ जाएंगे। आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कोई आदमी इसकी चर्चा नहीं करते। लाल किले के प्राचीर से 1914 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनी है और जितने हमारे एमपी है प्रति साल 1 करोड़ देंगे और वो गांव सभी सुविधाओं से लैस होगा। मैं एनडीए के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अरे दूसरे एमपी की बात तो छोड़ दीजिए, 6 साल बीत गया, प्रधानमंत्री जी बता दें कि कौन सा गांव गोद लिया और उसका पूरा विकास हो गया। हम माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं और बीजेपी के जो अन्य सांसद उनकी बातें पूरी दीजिए। ये झूठ बोलने वाले जवाब ले लेते दुबे साहब से। किया गया जब हम लोगों ने मांग किया तो इन्होंने कहा कि यह कुछ जुमलाएं बोली जाती हैं। दुबे साहब मुस्कुरा रहे हैं आपके आरोपों पे, आपके आरोपों पे मुस्कुराहट दे रहे हैं दुबे साहब।
दुबे साहब जवाब मांग रहे हैं सुबोध यादव जी, कहीं ना कहीं काफी गुस्सा भी है। बिहार के विकास की बात आप लोग करते नहीं है। झूठ बोलने का काम किया और जनता को ठगने का काम किया है। कभी मंदिर मस्जिद के नाम यादव साहब पर, जवाब ले कहीं लेते हैं। के नाम यादव पर। साहब जवाब लेना महत्वपूर्ण है, जवाब लेना महत्वपूर्ण है। जिस तरीके के आरोप आपके हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की जिम्मेदारी है। अब कहीं ना कहीं सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बिहार में आई है, तो सवाल पूछना आपका हक है और सवालों का जवाब देना इनको देना पड़ेगा। दुबे साहब देखिए, मैं सबसे पहले कि राहुल गांधी ने बताया जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बिहार के विषय में आज चर्चा हो रही है, जिस चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, जिस परिस्थितियां बिहार में बदली हैं या बनी है, उस पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस हाशिए से चली गई, उस पर चर्चा हो रही है। आरजेडी यहाँ सरकार बना पाई, उस पर भी चर्चा हो रही है। इन सब चर्चा में एक खास है कि विपक्ष जो भी बात बोल रहा है, जनता को इनके किसी बात पे भरोसा नहीं है, भरोसा ये लोग कायम नहीं करता है। दूसरी बात है, बुरा जो दिखा चला, बुरा ना दिखा कोई, जो भी देखा अपना मुद्दा, बुरा ना कोई। और विपक्ष ने अपने अंदर झांक के थोड़ा सा समय लगा लिया होता, देखा होता, तो हो सकता था स्थितियां और कुछ बदल जाती। देखिए, हमारे मित्र सुबोध भाई बोल रहे थे, वो राजनीतिक भाषण दे रहे थे। उन्होंने बिहार में गली नहीं है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, अपहरण होते हैं, बलात्कार, तो जो इनके कार्यकाल में होते थे उन सबको इस समय बहुत अच्छे तरीके से सजो के पिरो के रखने का काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बिहार बहुत बुरा है। तो ये जो बिहार की ब्रांडिंग करते हैं, बिहार की बुराई करते हैं, नीतीश जी की बुराई करते हैं, फिर मोदी जी की बुराई करने लग जाते हैं, तो ये बुराई जो मानसिकता में भरी हुई है, ये मानसिकता को बिहार स्वीकार नहीं कर रही, इसी बुराई को बिहार स्वीकार नहीं कर रही। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, स्कूल हो गया है, कॉलेज हो गया है, गाँव रोड बना हुआ है, शिक्षा की अच्छी स्थिति हो रही है, सब कुछ सुदृढ़ हो रहा है। हम इस तरह की बातें करते हैं, बिहार के लोगों को लगता है कि हाँ संभावनाएं हैं और बिहार इन्हीं संभावनाओं में आगे बढ़ रहा है और नीतीश जी ने इन्हीं संभावनाओं पे विश्वास बिहार के लोगों का जीता है। देखिए, हम बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, बात हम जेडीयू की करते हैं, अपने गठबंधन के सभी साथियों करते हैं, तो सभी लोगों ने बिहार में विश्वास कायम किया। मैं अभी कल ही मैं गोरखपुर से गोपालगंज जा रहा था एक गाड़ी से, तो वो गाड़ी वाला बोला कि अगर साहब आज आरजेडी की सरकार बन गई होती तो हम गोरखपुर से गोपालगंज आज आपको लेके नहीं जाते। यानी कि इतना भय है बाहर के लोगों को, तो ये समझिए भय से कैसे छुटकारा मिलेगा। मैं तो कहूंगा कि आरजेडी का युवा नेतृत्व है, बहुत अच्छे नेता हैं, घूम घूम के बेरोजगारी पे भी उन्होंने बात करी। अपने को विश्वास जमाए, जनता के बीच विश्वास जमाए, हम सब लोग अपना स्वयं मूल्यांकन करें। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो सरकार है, नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ जो काम करेगी, वो विपक्ष की भी सारे बातों को सुनेगी। हम कोई गूंगी बहरी हमारी सरकार नहीं है और हम लोग जो भी है मिलके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश जी की जो सबसे बड़ी खासियत है, उन्होंने कभी किसी में भेद नहीं किया, सबको साथ लेके वो आगे बढ़े। और लालू जी का परिवार हो या फिर हमारे कांग्रेस के लोग हों, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति ये राजनीति में जनता ने अगर एनडीए को बहुमत दिया है तो एनडीए की सरकार बनेगी और अच्छी से चलेगी, लेकिन आपको ये स्वीकार कर लेने की बहुत जल्द जरूरत है। और एक गाली देना बंद कर दीजिए, जो आप लोग गाली देते हैं, भाषा का मर्यादा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार अब बदला है, बिहार के लोगों लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि ज्यादा दिन, लेकिन यादव साहब तो बोल रहे हैं ज्यादा दिन गठबंधन नहीं चलेगा। अगर नीतीश कुमार हमें छोड़कर जा सकते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीटें कम आई है तो इनका भी साथ छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार भली भांति राजनीति समझते हैं। आरजेडी के साथी को नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए दुख है उसको मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि मेरा जो सुख है वो भी महसूस करूंगा। उनको लड्डू चाहूंगा मिलेंगे, जब भी मैं उन्हें खिलाऊंगा, खुशी की बात है। वो भी खुश होंगे कि चलिए नीतीश जी आ गए, नीतीश जी की सरकार बन रही है, बिहार में लौटेंगे, लौटेंगे। चंद्रमोहन शर्मा साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। देखिए राकेश जी, क्या होता है जब कभी हार से किसी को जीत मिल जाए तो जीत के अंदर अति उत्साहित होकर इस तरह की वाणी बोल देना स्वाभाविक है। और मेरे मित्र संदीप दुबे जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे एक प्रश्न चिन्ह करता हूं कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है मोदी जी पे और उस पे, तो एक आध चुनाव आने वाली जगह पर बैलेट बॉक्स पे भी करवा के देख लीजिए, तो उस पे आपको पता चल जाएगा कि कहां तक आपकी सरकारें आने वाली है। तो दूसरी बात संदीप जी, अगर बिहार की जनता ने नीतीश जी को अडॉप्ट करा होता तो नीतीश की सीटें कम नहीं होती। मुख्यमंत्री होने के नाते लेकिन चंद्रमोहन शर्मा साहब अब तो ईवीएम से बाहर निकलिए। चंद्रमोहन शर्मा साहब अब तो ईवीएम से बाहर निकलिए। अब तो खुद आपकी पार्टी के बड़े नेता बोल चुके हैं, खुद मेरी बात सुनिए, बैलेट पेपर की बात
देश आगे तकनीकी युग में, एक तरफ आप राजीव गांधी का जिक्र करते हैं जो तकनीकी का कहीं ना कहीं स्रोत माना जाता है, तकनीकी का जनक माना जाता है, आप उनके द्वारा लाए गए कंप्यूटर्स का बार बार हवाला देते हैं। दूसरी तरफ आप बोलते हैं ईवीएम आपको पसंद नहीं है, बैलेट पेपर पर जाइए। अब तो आपके वरिष्ठ नेता तक बोलते हैं कि आत्ममंथन की जरूरत है, ईवीएम को दोष देना बंद करिए आप लोग। 70 साल के विकास को जब प्रति विकास नहीं मानता तो फिर वो उस समय की डेवलपमेंट पर राजीव जी के पाए हुए ईवीएम को बदलने में देरी क्यों कर रहा है? नहीं, यहाँ पर तो सवाल मेरा है ना सर आपसे, यहाँ पर तो सवाल मेरा है सर आपसे, ईवीएम पर आप बार बार सवाल क्यों खड़ा करते हैं? तो मेरा भी सवाल उसी पे है ना, जहाँ पर यूपीए संदीप दुबे लौटूंगा, पहले सीएम साहब को बात पूरी करने दीजिए अपनी। संदीप दुबे साहब लौटूंगा, चंद्रमोहन जी को बात पूरी करने दीजिए प्लीज। चंद्रमोहन जी प्लीज कंटिन्यू। आपके सवाल का जवाब यह है, जहां यूपीए सरकार 70 साल के ये कहती है कि एनडीए सरकार ये बोलती है कि यूपीए सरकारों ने डेवलपमेंट नहीं करी, तो उसके अंदर एक डेवलपमेंट ईवीएम की थी, तो उस ईवीएम को भी नकार देना एनडीए सरकार और उसकी जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले, तो बढ़िया हो जाएगा, देश की जनता के सामने सच आ जाएगा। अरे जो पीछे छुपा हुआ है, जो जब कहीं काउंटिंग वोटिंग बढ़ने लगती है वहां ईवीएम खराब हो जाती है और कई घंटे तक खराब हो जाती है। बैरिया के अंदर क्या हुआ था, 2 तरह की बैलेट मशीन मिल गई, एक ही नंबर की, कितनी देर बंद रही, और बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर काउंटिंग बढ़ रही थी और काउंटिंग के कारण मशीन खराब हो गई थी। लेकिन हम जीत का स्वागत करते हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं जहां एनडीए सरकार पिछली सरकारों को कार्य को नकारती है, तो उसमें एक ये कार्य भी नकार दे कि वो ईवीएम को नकार डाले और बोले कि हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहते हैं, करवा दीजिए आने वाले किसी चुनाव के ऊपर बैलेट पेपर से चुनाव। तो मोदी जी की 56 इंच की छाती और भाजपा की करनी कतरी सब जग जाहिर हो जाएगी। जवाब ले लेते सुबोध यादव साहब आपके पास आऊंगा, एसएमएस साहब आपके पास आऊंगा, संदीप दुबे साहब शॉर्ट में जवाब पूरा कीजिए प्लीज अपना। मैं शॉर्ट में कहूंगा, ये आकलन अपना मूल्यांकन इसी तरह करते हैं कि हमारी बुराई ढूंढते रहते हैं और हम इनकी जो भी ये आलोचना करते हैं उस आलोचना से सीखते हैं और अपनी अंदर की अगर कोई कमी भी होती है उसको दूर करते हैं। यही अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है और कांग्रेस में। ये क्या करते हैं लोग, क्या बुरा लगता है, ये सोचते नहीं है कि जब भी कोई जरूरत होती है पाकिस्तान के साथी हो जाते हैं, कभी कोई जरूरत होती है चीन का समर्थन करने लगते हैं। पूरा भारत एक होकर भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होता है और ये चीन को दिखा दिखा के हमें चिढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं। तो भारत की हार पे ये खुशी मनाने वाले लोगों को भारत अगर नकार रहा है, यहाँ की जनता नकार रही है, वोट नहीं दे रही है, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? आप दुख न धारण करें, आप ये सोचे स्वयं का मूल्यांकन करें। जितना मेरे बुराई ढूंढने में आप समय लगाते हैं, थोड़ा अपने अंदर आप झांक के देखेंगे तो हो सकता है आपकी पार्टी और बेहतर आने वाले भविष्य में कर सकती है। ठीक है, सुबोध यादव साहब आपके पास आएंगे। सुबोध यादव साहब लौटूंगा, संदीप दुबे जी। सुबोध यादव साहब महत्वपूर्ण सवाल है, क्या लालू प्रसाद यादव का दिया हुआ मुस्लिम यादव समीकरण M+Y अब क्या वाकई में सीमांचल में वो फेल हुआ है, या अजदुद्दीन ओवैसी एक पूरी तरह से मुस्लिमों के विकल्प के तौर पर निकल करके बिहार में जिनकी एंट्री हुई है, अपने आप में जिस तरीके से सीटें जीत करके आए हैं, क्या वाकई में आरजेडी और कांग्रेस की बजाय अब जिस तरीके से AIMIM ने अपनी एंट्री की है वो कहीं ना कहीं इस बात का परिचायक है कि आरजेडी और कांग्रेस से मुसलमानों का लगाव छूट रहा है? सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल MY की पार्टी नहीं है, यह A की पार्टी है। अब आपका प्रश्न है कि सीमांचल में जो हम लोगों को नुकसान हुआ उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो मैं ये पूरा देश जानता है, जितने राजनीतिक दल सभी लोग लगभग जानते हैं, राजनीतिक सोच रखने वाले और आम जनता भी जानती है कि ओवैसी साहब बीजेपी के B टीम है और B टीम के रूप में उन्होंने सीमांचल में काम किया है। 24 सीट पर उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया और 24 सीट पर 5 मात्र उनके प्रत्याशी जीते हैं और बाकी सीटों पर यह बीजेपी की चाल थी, यह उनकी का है कि जहां जहां भी चुनाव होता है वो ओवैसी साहब का प्रयोग किया उन्होंने और जिसके कारण हमारा जो वोट था, हमारा वोट ओवैसी के साहब की तरफ दिया और जिसके कारण बहुत सारी सीटें हम हार गए हैं। तो ये B टीम जो NDA का B टीम है ओवैसी साहब का, उन्होंने नुकसान देने का काम जरूर किया है, इस बात को हम लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में और यहाँ की जनता जो इस बार हुई, वहाँ की जनता भी समझ रही कि नहीं हम लोगों से भूल हुई है। बहुत लोगों से बात हमारी हुई है सीमांचल में, पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में, सुपौल में, मधुबनी, सभी जगह हम लोगों की बात हो रही है। आम जनता को ऐसा लग रहा है कि नहीं
हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाए। आम जनता, भोली भाली जनता है बिहार की, वो नहीं समझ पाए कि ओवैसी साहब ऐसा खेल खेल रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी पार्टी एक बीजेपी की पार्टी है। हमारी पार्टी ने यहाँ बिहार की धरती पर सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को टिकट देने का काम किया। सभी संप्रदाय से लोग जीत कर भी आए हैं। और इसमें कोई जात पात की पार्टी नहीं है। राजनीति जमात से होता है, कोई जात से नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसमें विश्वास करते हैं। और जो लोग बदनाम कर रहे हैं हमारे लोगों को, जो हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जरा अपनी तरफ अंगुली करके देखें लोगों को कितना ठगने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि बहुत काम किया है, ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, लेकिन एक सुई का कारखाना भी बिहार में नहीं खुला। रोजगार के मामले में ये लोग फिसड्डी हो गए। हमें बहुत लोग इनके पीछे नहीं जाना चाहते। हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने कहीं भी नरेंद्र मोदी जी का नाम भी नहीं लिया। पूरे जब उनका दौरा चल रहा था, इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा था, हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार का बनावट कैसे सुंदर हो, बिहार कैसे आगे बढ़े, एक विकसित राज्य की ओर हमारा विकास कैसे जाए। इसके लिए हम लोग का एक ही उद्देश्य, हमारे नेता का आज भी यही उद्देश्य है कि बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, ये सारी समस्याएं जो है, जो भी जनहित की समस्या है, किसान की समस्या है। आज देखिए किसान की क्या स्थिति है। ये लोग बोलते हैं आज धान यहाँ कट रहा है, धान का कीमत 1011 रुपये क्विंटल है, गेहूं का कीमत 1500 से 1600 रुपये क्विंटल है, मक्के का कीमत 900 रुपये क्विंटल है। इस पर बीजेपी वाले क्यों नहीं बोलते? हम इनसे चाहते हैं जानना, क्यों आज 1100 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है, क्यों आज मक्का 900 रुपये क्विंटल बिक रहा है, क्या स्थिति किसानों की है, तो ये लोग नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए यह ठीक है, जनादेश जो आया है हम सम्मान हम जरूर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग अपना जो हम लोग का लक्ष्य है, हमारे नेता उससे भटकने वाले नहीं है। निश्चित रूप से मैंने तो कहा है कि देखिए आगे आगे क्या होता है। हम लोग को जो विश्वास है बहुत कुछ हो सकता है। और ये लोग पूरा ये बहुत हर्ष में है, बहुत उत्साह में है, सब बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। और हम लोग बिहार के 12 करोड़ जनता की विकास की बात चाहते हैं, उनका विकास चाहते हैं। इसके अलावा कोई उद्देश्य हमारे नेता का नहीं है। हम लोगों ने यह तय किया है कि नीतीश जी भले अभी मुख्यमंत्री बन जाए इनके समर्थन से, लेकिन आने वाले समय में बहुत उलट होगा और बिहार को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तेजस्वी जैसा युवा लड़का मिला है, निश्चित रूप से हम लोग को मौका मिलेगा यदि इस बार तो विकास करके ज्यादा है ज्यादा हम लोग दिखाएंगे। चलिए संदीप दुबे साहब, फाइनल कमेंट के तौर पर जवाब लेना चाहेंगे। मैं ये कुछ यही कहूँगा कि सुबोध भाई को भी शुभकामनाएं। विपक्ष को नाते विपक्ष बेहतर काम करे, जनता की आवाज बनी और एनडीए गवर्नमेंट बनी, चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं है, उसको हम स्वीकार करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि विपक्ष के भी सवालों को लेते हुए परिवार की तरह बिहार को आगे बढ़ाए, इसलिए बिहार को समृद्धि मिले, बिहार को खुशहाली मिले और हम सब बिहारी गर्व से पूरे भारत विश्व में सीना चौड़ा करके हम बिहारी की भावना से काम करें और स्वरोजगार का जो अवसर है उन सभी चुनौतियों को हम मिलकर दूर करेंगे। उसमें विपक्ष का भी साथ लेंगे और विपक्ष को भी लगता है कि जहां उसके बेहतर सुझाव से प्रदेश का निर्माण हो सकता है, उनके सुझाव को भी स्वीकार करेंगे। और मैं ये सिर्फ इतना कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना दिवस हम सबके लिए है और हम सब लोग बिहार को मिलके आत्मनिर्भर बिहार बनाएं और इसके परिकल्पना में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को मजबूत करने में जी जान से आज से हर बिहारी लग जाए। बिहार सरकार साथ काम करेगी और बेहतर बिहार बनेगी। ठीक है, सीएम शर्मा साहब फाइनल कमेंट लेंगे आपसे प्लीज। देखिए, वाद और विवाद की राजनीति करने वाले लोग जो इलेक्शन के अंदर मान और मर्यादा भूल जाएं और उसके साथ साथ बच्चा होना और लड़की होना पे बात करने लगे, 9 बच्चों पे बात करने लगे और वो किसी को सभ्यता सिखाएं, तो बिहार की जनता ने उनको सुरमौर बनाया है। तो आने वाला वक्त बिहार की जनता को वो सरकार क्या देगी ये तो वक्त आएगा बताएगा। लेकिन ये क्लियर है कि इतने बड़े नेतृत्व, इतने बड़े मुख्यमंत्री जिसको हमारे भाजपा का नेता बोल रहे हैं, उनके सामने एक 31 साल का युवा चेहरा, एक युवा नेता, एक ऐसा ओजस्वी नेता बन के आज बिहार की जनता के सामने आया है कि जो आने वाले वक्त और आने वाली राजनीति का इतिहास रचेगा और बिहार की जनता को एक नया नेतृत्व देगा। एसएमएस साहब सुन पा रहे हैं प्लीज? राकेश जी, आपने तो हमको समय बहुत कम दिया, लेकिन फिर भी यही कहेंगे भला तो सब भला। आपकी व्यस्तता और सरकार बनाने की कोशिशों के बीच में समय आपको कम देना जरूरी था, क्योंकि शायद आप व्यस्त होंगे, लेकिन फाइनल कमेंट के तौर पर एक बेहतरीन वक्तव्य आपका चाहेंगे। यही कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कथन है अंत भला तो सब भला। कांग्रेस पार्टी
के साथी बहुत बिगड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की समस्या जो है उनकी यही है कि वो रियलाइज नहीं करते, इसीलिए कांग्रेस पार्टी समाप्त हो रही है। और राजद के भाई को मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई जो जनादेश है उसका सम्मान कीजिए, इलेक्शन कमीशन पर आवाज मत उठाइए। आपको एग्जिट पोल में जब वोट मिला था तो हमने पूछ लिया था कि ईवीएम पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, उस समय तो आप लोग चुप थे। अब जैसे ही खराब हुआ कुछ तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे आप लोग। चलिए, आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। संदीप दुबे साहब आपका भी शुक्रिया, सीएम शर्मा साहब आपका भी शुक्रिया, राहुल लाल, सुबोध यादव साहब और एस अहमद साहब आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महत्वपूर्ण विषय आज का यही था कि हार पर रार क्यों और बिहार की राजनीति में बवाल क्यों। लगातार जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता तारिक अनवर ने जिस तरीके से साफ तौर पर यह मैसेज दिया है कि बिहार की परिणामों के बाद में कहीं न कहीं यह जरूरी हो गया है कि कांग्रेस के आला नेता आत्ममंथन करें और बिहार में एआईएमआईएम की एंट्री शुभ संकेत नहीं है। तो कुल मिलाकर के तमाम राजनीतिक दिग्गजों के बयान ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि वाकई में महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को अब आत्मविश्लेषण करना चाहिए या कहीं न कहीं खासतौर पर कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस के लिए आत्ममंथन अब जरूरी हो गया है। अब सिर्फ वर्क फ्रॉम होम नहीं, ग्राउंड पर जाकर के जनता की नब्ज टटोलना जरूरी हो गया है। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।